नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विवेक कुमार के उपन्यास अथला संग्राम सिंधु गाथा के पहले भाग पर बात करने वाली हैं। अक्सर जब हम फैंटेसी या पौराणिक कहानियों के बारे में सोचते हैं तो एक हीरो की यात्रा दिमाग में आती है, लेकिन ये किताब किसी एक हीरो की कहानी से कहीं ज्यादा है। हम्म। लेखक खुद कहते हैं कि ये एक पूरे अकल्पित युग की गाथा है। और मुझे लगता है कि यही बात इस कहानी को खास बनाती है। यहाँ देवता, असुर और दानव जैसे किरदारों को सिर्फ मैथोलॉजी से उठाकर रखा नहीं गया है, नहीं, बल्कि उनके समाज, उनकी सोच और उनकी जो आपसी रिश्ते हैं, उन्हें एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से बनाया गया है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्राचीन सभ्यता के इतिहास और समाज शास्त्र को पढ़ रहे हैं, बस वो दुनिया हमारी नहीं है। बिल्कुल। और इस विशाल दुनिया के केंद्र में है एक साधारण सा लड़का विधान। उसके पास भूमि सिद्धि नाम की एक बड़ी रहस्यमयी शक्ति है। कहानी तब शुरू होती है जब उसके गुरु की हत्या हो जाती है। लेकिन वो गुस्से या बदले की आग में नहीं जलता, नहीं। वो इंसाफ के रास्ते पर निकलता है। और यही रास्ता उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में ले जाता है जहां बड़े बड़े साम्राज्य टकरा रहे हैं। और पूरे जम्बूद्वीप का भविष्य दांव पर लगा है। तो चलिए इस दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत शांत है। विधान का गांव, उसकी माँ पूजा कर रही हैं। हाँ। उसका चचेरा भाई सू अपने लट्टू से खेल रहा है। ये माहौल एक सुकून देता है, पर साथ ही एक बेचैनी भी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। हाँ, वो खामोशी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखक हमें दिखाना चाहते हैं कि विधान ने क्या खोया। उसका जीवन कितना सामान्य और स्थिर था, और फिर वो तूफान आता है। उसके गुरु कांड की मृत्यु के रूप में। हाँ, ये घटना विधान के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। और यहां पर मुझे उसका किरदार बहुत दिलचस्प लगता है। अच्छा। एक आम कहानी में हीरो शायद कहता, मैं बदला लूंगा। हाँ, लेकिन विधान ऐसा नहीं करता। वो अपने गुरु को वचन देता है कि वो प्रतिशोध नहीं लेगा, लेकिन दोषी सुदास को सजा जरूर दिलवाएगा। बिल्कुल। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। बदला लेना एक पर्सनल फीलिंग है, लेकिन सजा दिलवाना वो व्यवस्था और न्याय की बात है। सही बात है। यही पता चलता है कि उसका लक्ष्य विनाश करना नहीं, बल्कि संतुलन वापस लाना है। और यही संकल्प ही उसे भीड़ से अलग करता है। पर वो शायद नहीं जानता कि वो अब अकेला नहीं है। जब वो अपने गुरु का अंतिम संस्कार कर रहा होता है, तभी एक बैंगनी पगड़ी वाला सैनिक चुपके से चिता की राख इकट्ठा करके ले जाता है। हाँ, ये एक छोटा सा सीन है, पर ये हमारे मन में कई सवाल खड़े कर देता है। कौन है ये? किसके लिए काम कर रहा है? इसका मतलब है कि विधान पर पहले से ही किसी की नजर है। बिल्कुल। वो जिससे अपनी व्यक्तिगत लड़ाई समझ रहा है, वो असल में एक बड़ी राजनीतिक बिसात का हिस्सा बन चुकी है। और उस बिसात पर विधान अब एक मामूली प्यादा नहीं, बल्कि एक बहुत कीमती मोहरा है। वजह है उसकी भूमि सिद्धि। हमें पता चलता है कि अथला नाम का एक राज्य है जो सम्राट जयभट्ट के सामने लगातार कमजोर पड़ रहा है। हाँ। और अथला को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए विधान की इस अनोखी सिद्धि की सख्त जरूरत है। तो विधान अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो एक रणनीतिक हथियार बन गया है। इसी वजह से उस पर हमला होता है। सम्राट जयभट्ट को पता है कि अगर विधान अथला के साथ मिल गया तो उनका पड़ा भारी हो जाएगा। तो वो उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। हाँ, वो अपने सैनिक भेजते हैं। इस हमले में विधान का घर टूट जाता है। उसकी माँ बुरी तरह डर जाती है। तो जो शांति हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, वो एक झटके में बिखर जाती है। और यहीं पर विधान एक मुश्किल दोराहे पर खड़ा होता है। एक तरफ उसके परिवार की सुरक्षा है, जिसे वो छोड़कर नहीं जाना चाहता, और दूसरी तरफ अथला की मदद करने की जिम्मेदारी है, जो शायद पूरे जम्बू द्वीप के भविष्य से जुड़ी है। ये क्लासिक हीरो का धर्म संकट है। और वो वही चुनता है जो एक नायक को चुनना चाहिए। अपने परिवार की सुरक्षा का इंतजाम करके वो अथलाना की मदद करने का फैसला करता है। ये उसके लिए एक तरफा रास्ता है। हाँ, एक ऐसा सफर जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो, और जहां वो पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा। इस कहानी की जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि ये हमें सिर्फ हीरो की तरफ नहीं रखती, ये हमें दुश्मन के खेमे में भी ले जाती है और दिखाती है कि वहां क्या चल रहा है। सम्राट जयभट्ट एक क्रूर शासक है, इसमें कोई शक नहीं। पर वो कोई कार्टून जैसा विलेन नहीं है जिसके पास सोचने समझने की शक्ति ना हो। सही कहा। हाँ, उसका और उसके भाई सेंजित, जो उसका मुख्य सलाहकार भी है, उनके बीच की बातचीत बहुत कुछ बताती है।
जयभट्ट अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित है कि वो वार्षिक मेले बंद करवाना चाहता है। क्यों? उसे डर है कि मेलों की आड़ में दुश्मन जासूस घुस आते हैं। ये एक शासक का मतलब एक प्रैक्टिकल डर है। लेकिन उसका भाई सेंजित इसका विरोध करता है। उसका तर्क है कि ये मेले अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल। इन्हें बंद करने का मतलब है राज्य की आमदनी को रोकना, जिससे राज्य अंदर से कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ सही और गलत की लड़ाई नहीं है, बल्कि सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच एक संतुलन बनाने की चुनौती है। हाँ, जो आज भी हर सरकार के सामने होती है। ये दिखाता है कि जिसे हम बुराई का खेमा समझ रहे हैं, वहां भी अपनी नीतियां हैं, अपने तर्क हैं। और अपने आंतरिक मतभेद हैं। वे भी वही कर रहे हैं जो उन्हें अपने राज्य के लिए सही लगता है। और इसी खेमे से हमें एक बहुत ही डरावनी और आधुनिक सोच वाली युद्ध नीति का पता चलता है, दानव नीति। हाँ, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आज के हाइब्रिड वॉरफेयर का एक प्राचीन रूप है। ये सिर्फ तलवारों से लड़ना नहीं है। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। दानव नीति असल में एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक हमला है। दानव व्यापारी बनकर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। वे मसालों और जड़ी बूटियों के व्यापार की आड़ में वहां के युवाओं को नशीले पदार्थों की लत लगा देते हैं। अच्छा, पहले मुफ्त में देकर आदत डालते हैं और फिर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यानी वो किसी देश की सेना पर हमला करने से पहले उसकी आने वाली पीढ़ी पर हमला करते हैं, उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। बिल्कुल। और इसका असर दो तरफा होता है। एक तरफ राज्य का युवा वर्ग नशे में डूबकर बेकार हो जाता है, समाज का नैतिक ढांचा टूटने लगता है। और दूसरी तरफ नशे का सामान खरीदने के लिए राज्य का सारा धन दानवों के पास चला जाता है, जिससे राजकोष खाली हो जाता है। तो जब एक देश सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो जाए तो उसे हराने के लिए सेना की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। ये सोचना भी डरावना है। एक सेना को तो आप लड़कर हरा सकते हैं, लेकिन जब समाज का ताना बाना ही बिखेर दिया जाए तो आप लड़ेंगे किससे? सही बात है। ये दिखाता है कि लेखक सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं, बल्कि सभ्यताओं के टकराव की बात कर रहे हैं। और इस टकराव का एक और क्रूर चेहरा हमें असुरों की प्रयोगशालाओं में देखने को मिलता है। हाँ, वो चिनार वाला हिस्सा। जयभट्ट के सहयोगी असुर चिनार जैसे गुप्त ठिकानों पर गांव वालों को बंदी बनाकर उन पर भयानक प्रयोग कर रहे हैं। और अग्निप्रेत जैसे जैविक हथियार बना रहे हैं। उन प्रयोगशालाओं से आती चीखें और जले हुए मांस की गंध, ये इस युद्ध के उस आम मानवीय पक्ष को दिखाती है जहां आम इंसान सिर्फ एक संसाधन बनकर रह जाता है। इन सभी षड्यंत्रों और बढ़ते खतरे के बीच अथला के लोग समझते हैं कि विधान को सिर्फ शक्ति ही नहीं, ज्ञान की भी जरूरत है। हाँ। और इसीलिए उसे अमरखंड भेजा जाता है। हाँ। अमरखंड सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है ना? और नहीं, ये उससे कई बढ़कर है। अमरखंड उस बिखरे हुए जम्बूद्वीप में एक उम्मीद की तरह है। वो सिर्फ ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि शक्ति का भी केंद्र है, जहां पूरे जम्बूद्वीप के राजकुमार और खास लोग पढ़ने आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमरखंड किसी राजा के अधीन नहीं है। वो अपनी शांति सेना और अपने उन्नत हथियारों के दम पर स्वायत्त है, आजाद है। और यहीं पर हमें जम्बूद्वीप के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चलता है। एक समय था जब ये महाद्वीप छोटे छोटे राज्यों में बंटा नहीं था। नहीं, और आपस में लड़ता नहीं था। हाँ, धाता वंश ने एक राष्ट्र एक नीति के सिद्धांत पर पूरे जम्बूद्वीप को एकजुट किया था। उस दौर में आपसी लड़ाइयां खत्म हो गई, व्यापार फला फूला और लोगों ने शांति का अनुभव किया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं चला। राजाओं की आपसी जलन, सत्ता का लालच और फिर दानवों और असुरों के षड्यंत्रों ने इस महान साम्राज्य को फिर से टुकड़ों में बांट दिया। हाँ, तो अमरखंड उसी टूटे हुए सपने को जिंदा रखने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और विधान के लिए ये जगह एक पाठशाला है। यहाँ वो सिर्फ अपनी भूमि सिद्धि को साधना नहीं सीखता, बल्कि वो इतिहास पढ़ता है, राजधर्म यानी राजनीति को समझता है। हाँ, और जम्बूद्वीप के भूगोल को जानता है। ये उसके एक शक्तिशाली युवक से एक समझदार नेता बनने का सफर है। और ये बहुत जरूरी पड़ाव है, क्योंकि शक्ति होना एक बात है, पर ये समझना कि उस शक्ति का इस्तेमाल कब, कहाँ और क्यों करना है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, बिना विवेक के शक्ति विनाशकारी हो सकती है। अमरखंड विधान को वही विवेक देने की कोशिश कर रहा है। और इसी समझदारी का एक हिस्सा है अपने दुश्मनों और सहयोगियों को भी गहराई से समझना। मुझे लगता है कि इस दुनिया में देव, असुर और दानवों का जो इतिहास बताया गया है, वो इस कहानी को एक बिल्कुल नहीं परत देता है। ये सिर्फ अच्छी और बुरी ताकतें नहीं है। बिल्कुल नहीं।
इनका इतिहास बहुत तार्किक और दिलचस्प है। देवों को इसलिए पूजा जाता था क्योंकि उनके पास ज्ञान और बेहतर तकनीक थी। अच्छा। उनकी शक्ति का स्रोत एक ऊर्जा पिंड था, जो एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा रहा होगा। लेकिन जब वो ऊर्जा पिंड खत्म होने लगा तो उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत बदलना पड़ा। तब उन्होंने व्यापार पर ध्यान दिया और अथला जैसी महान व्यापारिक नगरी बसाई। उन्होंने समय के साथ खुद को बदला। हाँ, और असुरों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? असुरों ने अपनी सारी ऊर्जा शारीरिक शक्ति बढ़ाने में लगा दी। उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और मानसिक विकास पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वो ताकतवर तो थे। ताकतवर तो बहुत थे, लेकिन उनकी सोच पिछड़ी रही और वे भोग विलास में डूबे रहे। इसीलिए वे शक्तिशाली होकर भी कभी देवों जैसा सम्मान हासिल नहीं कर पाए। और दानवों की कहानी तो इन सबसे ज्यादा दुखद लगती है। उनका पतन सबसे बड़ा है। हाँ, क्योंकि वे हमेशा से बुरे नहीं थे। एक समय था जब दानव अपने दान पुण्य और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। वे आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे, लेकिन उनकी बाद की पीढ़ियों ने उस समृद्धि को फॉर ग्रांटेड ले लिया। वे संघर्ष का मूल्य भूल गए। बिल्कुल, और सिर्फ भोग विलास में डूब गए। और जब उनकी संपन्नता खत्म होने लगी तो उसे वापस पाने के लिए उन्होंने मेहनत और व्यापार का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने षड्यंत्र और दानव नीति का रास्ता चुना। हाँ, ये किसी भी समाज के पतन की कहानी हो सकती है। ये इतिहास जानने के बाद वर्तमान में चल रहा संघर्ष सिर्फ एक लड़ाई नहीं लगता। नहीं, ये सदियों से चली आ रही विचारधाराओं और जीवन शैलियों का टकराव लगता है। सही कहा। यहाँ तक कि विधान की भूमि सिद्धि को भी किसी दैवीय वरदान की तरह नहीं दिखाया गया है। उसके पीछे भी एक विज्ञान है। सही कहा। बताया गया है कि यह शक्ति शरीर के अंदर एक ऊर्जा गांठ बनाने से आती है। इस प्रक्रिया में सालों का अभ्यास और अनुशासन लगता है। शरीर को उस अतिरिक्त ऊर्जा को संभालने के लायक बनाना पड़ता है। अच्छा। यही वजह है कि विधान रातों रात सिद्धियों से लैस एक सेना खड़ी नहीं कर सकता। इस शक्ति की अपनी सीमाएं हैं, अपने नियम हैं। ये कहानी को ज्यादा यथार्थवादी बनाता है। और अब इन सब चीजों को सीखने और समझने के बाद विधान के सामने एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। शक्ति कुंडल। हाँ, उसे अपनी शक्ति पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए शक्ति कुंडल की जरूरत है। और वो कुंडल कहीं और नहीं बल्कि दानवों के देश में है। तो अब उसे सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसना होगा। हाँ, यह उसके सफर का अगला अध्याय है, जहां उसे अपनी अब तक की सारी सीख और शक्ति को परखना होगा। यह एक सीधी और खतरनाक चुनौती है। अथला संग्राम सिंधु गाथा को पढ़ते हुए ये समझ आता है कि संघर्ष सिर्फ तलवारों और भालों से नहीं लड़ा जाता। नहीं, असली लड़ाई तो नीतियों, आर्थिक योजनाओं और मनोवैज्ञानिक बावपेन से लड़ी जाती है। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो धीरे धीरे अपनी शक्तियों और अपनी जिम्मेदारियों के विशालकाय रूप को समझ रहा है। और एक ऐसे युग को बचाने निकला है जो अपने ही बोझ तले टूट रहा है। ये एक व्यक्ति के नायक बनने की यात्रा तो है ही, साथ ही ये एक सभ्यता के खुद को बचाने के संघर्ष की कहानी भी है। ये गाथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या युद्ध वाकई सिर्फ सीमाओं और मैदानों पर लड़े जाते हैं, या फिर वे हमारी सोच, हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे समाज के भीतर हर रोज लड़े जाते हैं। और क्या एक व्यक्ति का संकल्प और उसका सही समय पर लिया गया निर्णय वाकई एक पूरे युग की दिशा बदल सकता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।